Hello students, welcome to online botany classes. I am Dr. Manjulata Joshi, Assistant Professor in Government PG College, उत्तरकाशी. Students, आज हम इकोनॉमिक बॉटनी के लेक्चर्स की सीरीज़ में MSc सेकेंड सेम का ओरिजिन, इवोल्यूशन, बॉटनी एंड यूजेस ऑफ मेज इस टॉपिक को आज के लेक्चर में हम डिस्कस कर रहे हैं. सो लेट्स स्टार्ट अवर लेक्चर. सबसे पहले हम देखते हैं टैक्सोनॉमी ऑफ मेज. मेज की टैक्सोनॉमी में हम देखेंगे कि इसको मैग्नोलियोफाइटा डिवीज़न में रखा गया है, जो कि फ्लावरिंग प्लांट्स का डिवीज़न होता है. क्लास लिलियोप्सिडा है, मोनोकोटाइलिडेंस को इसके अंदर रखा जाता है. सब क्लास इसका कॉमिलिनीडी है और ऑर्डर इसका साइपरेल्स है. फैमिली पोएसी है, जो कि ग्रास फैमिली है. दैट इज़ इम्पॉर्टेंट, ये कभी क्वेश्चंस में भी पूछा जा सकता है कि मेज जो है कौन सी फैमिली को बिलोंग करता है. सो दैट इज़ पोएसी फैमिली. जीनस इसका जिया है एंड स्पेसीज है जिया मेज. इसको कॉर्न भी कहा जाता है. बॉटनिकल नेम जिया मेज, फैमिली पोएसी. वर्नाकुलर नेम्स इसके हैं मक्का, भुट्टा, मकई, मक्का जेना, मक्का चोलम. ये अलग अलग स्टेट्स में इनको अलग अलग नाम से जाना जाता है. तो ये इसके वर्नाकुलर नेम है. कॉमनली इसको मक्का या भुट्टा ही लोग जानते हैं. जनरल डिस्क्रिप्शंस में हम देखते हैं मेज जो है एक क्या है, फूड, फीड और इंडस्ट्रियल यूटिलाइजेशन के पर्पज़ से बहुत ही इंपॉर्टेंट क्रॉप है. इट इज़ एन इम्पॉर्टेंट सीरियल क्रॉप ऑफ द वर्ल्ड. सारे वर्ड में ये क्या है, एक बहुत इंपॉर्टेंट सीरियल क्रॉप के नाम से जानी जाती है. In terms of area under cultivation and production, it ranks only next to the wheat and rice. तो wheat और rice के बाद वर्ड में तीसरे नंबर पे मेज को रैंक किया गया है. नेक्स्ट एंड इम्पॉर्टेंट थिंग इज ओरिजिन ऑफ मेज. ये भी शॉर्ट क्वेश्चन में पूछा जा सकता है कि मेज का ओरिजिन कहाँ है. तो इसको साउथ सेंट्रल ऑफ मैक्सिको ओरिजिन इसका माना जाता है. इसके जो आर्कियोलॉजिकल रिमेन्स हैं अर्लियर मेज क्रॉप के, उनको कहाँ पर फाइंड आउट किया गया था, जो ऑक्साका वैली है मैक्सिको में, वहाँ पर गुइला नेकेजा इस जगह पर फाइंड आउट किया गया था 6250 ईयर्स एगो. अगला है वेवेलो के अकॉर्डिंग भी इसका जो ओरिजिन माना जाता है दैट इज़ ऑल्सो मैक्सिको. कुछ लोग ये भी मानते हैं कि 1492 में जब कोलंबस और उसके साथी यहाँ पर आए थे तो उन्होंने इस न्यू ग्रेन को क्यूबा से डिस्कवर किया था. Maize is considered as the native to the America. It was introduced into India by the Portuguese during the 17th century as often quoted. अक्सर ये लिखा गया है कि इंडिया में जो इस क्रॉप को इंट्रोड्यूस किया था तो वो पोर्टुगीज़ ने इसको इंट्रोड्यूस किया था इंडिया में. बट मोर रिसेंट एविडेंसेस सपोर्ट द पॉसिबिलिटीज ऑफ इट्स प्रो कोलम्बियन इंट्रोडक्शन थ्रू अटलांटिक अरेबियन ट्रेड रूट. नेक्स्ट है द लेटर एविडेंसेस इज ऑल्सो सपोर्टेड बाई मोर रिसेंट वेरिएबिलिटी दैट हैज़ बीन ऑब्जर्व्ड इन मेज कलेक्शंस मेड फ्रॉम द नॉर्थ ईस्टर्न हिमालयन रीजन. However, the historical records regarding the cultivation of maize in India date back only to the Maratha Empire. तो historical जो records हैं उसमें कब देखा गया, date back only the Maratha Empire के बाद इसको रिकॉर्ड किया गया है. Now maize is extensively grown in America, Mexico, Brazil, New Zealand, China, South Africa, Argentina, France, Yugoslavia, Romania, Hungary and Italy. तो ये वर्ल्ड में जो है मेज प्रोडक्शन जहाँ जहाँ होता है वो इन कंट्रीज़ के नाम है. और इंडिया में जो है उत्तर प्रदेश, बिहार, पंजाब, हिमाचल प्रदेश, कर्नाटका, मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश, राजस्थान एंड जम्मू एंड कश्मीर आर द मेजर मेज प्रोड्यूसिंग एरियाज़. तो ये इंडिया और वर्ल्ड में हमने आपको मेज प्रोड्यूसिंग एरियाज़ को डिफ़ाइन किया. अब जो मेज का ओरिजिन है उसके लिए तीन हाइपोथेसिस दी गई हैं, जिसमें कि ट्राइपेटाइट हाइपोथेसिस है, टियोसिंटी हाइपोथेसिस है और रिकॉम्बिनेशन हाइपोथेसिस है. तो इन तीन अलग अलग हाइपोथेसिस में मेज को अलग अलग तरह से ओरिजिनेट बताया गया है. तो इसमें पहला है ट्राइपेटाइट हाइपोथेसिस. इसमें मेज और ट्राइपेस्कम के बीच से टियोसिंटी एक अलग से जो स्पीसीज़ है उसका ओरिजिनेट हुआ बताया गया है. इसी तरह से जो टियोसिंटी हाइपोथेसिस है
इसको बीडल ने 1939 में दिया था। तो इसमें क्या था कि एनिसेंट पीपल कल्टिवेटेड टियोसिंटी बिकॉज इट प्रोवाइड अ यूजफुल फूड सोर्स। तो एनिसेंट टाइम में क्या होता था, ये जो वैरायटी थी इसको एक फूड सोर्स की तरह ग्रो किया गया था। ड्यूरिंग कल्टिवेशन म्यूटेशंस दैट इम्प्रूव टियोसिंटी यूजफुलनेस टू ह्यूमंस एरोज एंड वर सेलेक्टेड एज अ फ्यू एज मीज 5 major mutations would be sufficient to convert teosinte in a primitive form of maize। तो जो टियोसिंटी वैरायटी है, इसके अगर 5 इसमें मेजर म्यूटेशंस हो जाते हैं तो ये क्या बन जाता है, प्रिमिटिव फॉर्म ऑफ मेज बन जाता है। ओवर द कोर्स ऑफ टाइम ह्यूमन सेलेक्टेड एडिशनल मेजर म्यूटेशनल प्लस मैनी माइनर वंस। अब ट्राइपेस्कम और टियोसिंटी जो वैरायटीज़ हैं, इसमें क्या था, जो एन था नंबर 9 है, 2 एंड 18 हो गया। तो इस तरह से ये क्या है, ट्राइपेस्कम जो है एक ग्रासी टाइप वैरायटी है, और जो टियोसिंटी है वो क्या है, बालसिस टियोसिंटी। इसमें जो क्रोमोसोम नंबर है वो एन में 10 होता है, 2 एंड 20 हो गया। सिमिलर इन मार्फोलॉजी बट ब्रांचिंग टाइप। तो इसमें क्या होता है, जो टियोसिंटी वैरायटी है वो जो आजकल की मेज़ वैरायटी है उसके बहुत सिमिलर थी इन कंपैरिजन टू ट्राइपेस्कम। ट्राइपेस्कम जो था एक ग्रास टाइप था। तो यहाँ पे डायग्राम में भी दिखाया गया है, वाइल्ड प्रोजेनीज जो थी टियोसिंटी पेरेंट और ट्राइपेस्कम को क्या करा गया है, डिनाई किया गया है यहाँ पे। अब वाई टियोसिंटी एंड नॉट ट्राइपेस्कम क्यों नहीं होता, ट्रायोसिंटी जो है वो उसका एंसेस्टर है, because triacinity is having same chromosome number and nearly similar genetic constitutions as that of maize। तो मेज की तरह ही टियोसिंटी जो थी वैरायटी उसका जेनेटिक कॉन्स्टिट्यूशन था। इट ऑल्सो सिमिलर इन मॉर्फोलॉजी बट ब्रांचिंग टाइप। मॉर्फोलॉजी में भी ये सिमिलर था, लेकिन इसमें क्या थी, ब्रांचिंग थी। ट्राइपेस्कम डिफर्स इन क्रोमोसोम नंबर एंड ऑल्सो डिफर्स इन देयर जेनेटिक कंस्टिट्यूशन। ट्राइपेस्कम जो वैरायटी थी वो क्या था, उनका क्रोमोसोम नंबर भी अलग था और जो जेनेटिक कंस्टिट्यूशन था वो भी क्या था, डिफर था। इट इज़ अ ग्रासी टाइप वैरायटी। Next is evolution. It may be a direct domestication of a Mexican annual teosinte Gia maize species, Parviglumis, native to the Balsas River Valley in southeastern Mexico. Teosинtes are critical components of maize evolution. Teosinte doesn't look much like maize beetle. Maize arose from the progeny of a cross between Gia diploperennis and टियासिंथी डेक्टाइलोइडिस। तो जो मेज था, मेज की जो प्रोजेनी बनी है वो इन दो वेराइटीज़ के बीच क्रॉस कराकर डेवलप हुई है। यहाँ पे एक डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन दिया है जिसमें कि बहुत सारी मेज की स्पीसीज दी गई हैं। इसमें दो तरह से इसको कैटेगराइज किया गया है, एक इधर से इवोल्यूट हुआ है और ये जो सारी स्पीसीज हैं वो इधर से इवोल्यूट हुई हैं, और एक जो सिंगल है जिसमें कि ट्राइपेस्कम आता है वो अलग उससे ओरिजिनेट हुई है। तो इस तरह से ये क्या है, मेज की कुछ वैराइटीज़ हैं। नेक्स्ट इज कल्टिवेशन। Maize, because of its many divergent types, is grown over a wide range of climatic conditions ranging from near sea level to 2,700 meters above mean sea level. It can be grown in tropical, subtropical and temperate climate. तो ये हर तरह की क्लाइमेट में ग्रोन किया जाता है। It can also be grown in all types of soils ranging from sandy to heavy clay। और सॉइल की जो वैराइटीज़ हैं वो भी क्या है, इसमें डिफरेंट होती हैं, यानी कि हर तरह की सॉइल वैरायटी में इसको ग्रो किया जा सकता है। डीप हैवी सॉइल्स आर कंसिडर्ड मोर सुटेबल इन व्यू ऑफ देयर बेटर वाटर होल्डिंग कैपेसिटी। तो इसमें क्या है, जो डीप हैवी सॉइल है उसको मोर सुटेबल माना गया है बिकॉज ऑफ व्हाट, बेटर वाटर होल्डिंग कैपेसिटी। सलाइन एंड एल्कलाइन सॉइल्स शुड बी अवॉइडेड। देखो ये इंपॉर्टेंट है कि सलाइन और एल्कलाइन जो सॉइल है उसको क्या करा जाता है, अवॉइड किया जाता है, सिंस दीज इफेक्ट क्रॉप ग्रोथ एंड डेवलपमेंट एडवर्सिटी right from the initial phase of germination to humidity. The major area of maize is grown during rainy season as a rain-fed crop. In absence of rains or without irrigation, production is limited। तो इसमें रेन जो है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। जब रेनी सीजन होता है तो उस समय क्या होता है, इसका प्रोडक्शन काफ़ी अच्छा होता है, और जब इरिगेशन नहीं होता या एब्सेंस ऑफ रेन होता है तो इसका प्रोडक्शन जो है वो लिमिटेड होता है। Some cultivars require
60 to 70 days to mature, while other require 100 to 110 days to mature. तो ये वैरायटी पे डिपेंड करता है कि मैचुरेशन कितने टाइम पीरियड के बाद होगा. आफ्टर इमर्जेंस द ग्रीन कलर ऑल्सो वेरीज फ्रॉम येलो टू ऑरेंज एंड वाइट. ये सभी आप लोगों ने देखा है कि मेच्योरिटी के बाद इसमें ग्रीन का कलर किस किस तरह से दिखाई देता है. Cultivars, depending upon the maturity, seed to seed, the maize cultivars have been divided into following groups. चार अलग अलग इसको ग्रुप्स में डिवाइड किया गया है, जैसे फुल सीजन मेच्योरिटी, मीडियम मेच्योरिटी, अर्ली मेच्योरिटी और वेरी अर्ली मेच्योरिटी. तो इसके डेज यहाँ पे दिए हुए हैं कि कितने कितने डेज में इनमें क्या होता है, मेच्योरिटी होती है. नेक्स्ट एन इम्पॉर्टेंट थिंग इज बॉटनिकल कैरेक्टर्स. Maize is an annual herbaceous plant attaining a height of about 1 to 5 मीटर. तो ये क्या है, एक एनुअल क्रॉप है. ये भी इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि मेज क्या है, एक एनुअल हर्बेशियस प्लांट है. द स्टम, जिसको कि क्या कहा जाता है, क्लम भी कहा जाता है, इज़ यूजुअली अनब्रांच्ड और ओनली अ फ्यू टेलर्स आर प्रेजेंट. इसका जो स्टेम होता है दैट इज़ अनब्रांच्ड. मैनी एडवेंटिशियस फाइबर्स रूट आर डेवलप्ड फ्रॉम द लोअर नोट्स ऑफ द क्लम. ये सभी आप लोगों ने देखा होगा, मेज का प्लांट देखा है तो उसमें क्या होता है, जो स्टेम है इस तरह से यहाँ पे आपको दिखाई देता है, इसमें नोट्स और इंटर नोट्स बने रहते हैं. इस तरह से नोट्स और इंटर नोट में डिवाइड होता है. तो जो लोअर नोट्स होते हैं क्लम के, यहाँ पर से क्या निकलती है, एडवेंटिशियस रूट्स निकलती हैं. इस तरह से ये फील्ड में आप लोगों ने सभी ने मेज का प्लांट देखा है तो इसमें इस तरह से रूट्स आपको दिखाई देती हैं. तो ये क्या है, फाइब्रस रूट्स हैं जो कि लोअर नोट से डेवलप होती हैं. द लीव्स आर distressed and a membranous ligule is present at the junction of leaf, seed and lamella. The maize plants are monoecious and dioecious. द मेल इनफ्लोरिसेंस, जिसको कि टेसल कहा जाता है, ऑक्यूपाइज द टर्मिनल पोजीशन ऑन द मेन एक्सिस. और वेरेज द फीमेल इनफ्लोरिसेंस, जिसको एयर या कॉप कहा जाता है, आर बॉर्न ऑन मॉडिफाइड लेटरल ब्रांचेस इन द एक्सिल्स ऑफ लीव्स. अभी आगे हम डायग्राम्स में आपको इसको क्लियर कर देंगे कि कहाँ पर टेसल होता है, कहाँ पे एयर होता है. The tassel is a compact, much branched pedicel with pairs of spikelets arranged in 2 rows on the lateral branches. Each spikelet consists of a pair of glumes enclosing 2 florets. The air-producing branch has short internodes and bears a female spike at its apex. यहाँ पे डायग्राम दिखाया गया है, इसमें आपको बताया गया है कहाँ पे टेसल है. देखिए यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है, दीज आर द टेसल, जो कि टर्मिनल पोजीशन पे होते हैं. और टेसल जो है वो मेल पार्ट मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है, और ये आपका फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है जो कि यहाँ पे एयर के नाम से जाना जाता है. और इसमें एयर में आपने देखा होगा ना, बहुत सारे बाल दिखाई देते हैं. तो ये क्या है, रिप्रोडक्शन में बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं. तो इस तरह से इनको क्या कहा जाता है, सिल्क कहा जाता है, और ये ईयर में लगे रहते हैं. तो ये डायग्राम है इसका. नेक्स्ट है द फीडर स्टाइल of the female floret are long and emerge out of the comb. These are collectively known as silk. जैसा मैंने अभी आपको बताया, तो इनको collectively क्या कहा जाता है, silk कहा जाता है. The tip of the style has 2 short unequal stigmas. The cob remains surrounded by overlapping leaf seeds which develop from the nodes of lateral branches. तो जो cob जो होता है वो क्या होता है, overlapping leaf seed से surround रहता है. अब इसके प्लांट को देखते हैं. द होल प्लांट 1 to 4 मीटर टॉल होता है. अप्रॉक्सीमेटली इसमें 30 लीव्स होती हैं. इरेक्ट स्टल्क लाइक स्ट्रक्चर होता है. इज़ अ मेरिस्टीम होती, ये क्या है, एक मेरिस्टीम है. सीड सराउंडिंग द स्टल्क. एक्सपेंडेड ब्लेड ऑफ ब्लेड जॉइंट और कॉलर. हैज़ नोड्स एंड इंटरनोड्स. नोड्स और इंटरनोड्स पाए जाते हैं. इसमें एयर होता है, डायग्राम में दिखाया गया है. लीफ पाई जा रही हैं और टेसल यहाँ पे दिखाया गया है. नेक्स्ट है एंथर. एंथर मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ द कॉर्न प्लांट है. कंसिस्ट ऑफ सेवरल स्मॉल ब्रांचेस अलोंग विच स्मॉल फ्लावर्स ग्रो. तो ये आप लोगों ने नोटिस भी किया होगा, जब मेज का प्लांट देखा है तो उसके ऊपर इस तरह से टैसल लगे रहते हैं. दीज आर मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट, जिसमें कि क्या होती हैं, सेवरल ब्रांचेस होती हैं और इसमें स्मॉल फ्लावर्स जो हैं वो लगे रहते हैं. द फ्लावर्स रिलीज पॉलन ग्रेन्स विच कंटेन द मेल सेक्स सेल्स. तो इन्हीं फ्लावर से क्या होते हैं, पॉलन ग्रेन्स रिलीज होते हैं जिनमें कि क्या होते हैं, मेल सेक्स सेल्स होती हैं.
नेक्स्ट है फीमेल पार्ट इसका, द एयर इज़ द फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ द कॉर्न प्लांट। ये सभी जो जिसको कि खाया जाता है दैट इज़ एयर, और इसमें क्या होते हैं विच आर स्टक लाइक स्ट्रक्चर्स दैट ग्रो फ्रॉम द प्लांट्स लीव्स नोड। अ कॉर्न प्लांट में प्रोड्यूस मैनी ईयर्स बट द अपर मोस्ट ईयर विल ग्रो टू बी द लार्जेस्ट। अब इसमें एक चीज़ नोटिस करने की है कि इसमें बहुत सारे क्या लगते हैं, एयर लगते हैं, लेकिन जो अपर मोस्ट एयर होता है उसमें क्या होते हैं, जो सीड होते हैं वो लार्जर होते हैं। द एयर कंसिस्ट ऑफ अ कॉर्ब एग दैट इवेंचुअली डेवलप इनटू कैरनल्स एंड सिल्क्स। इसमें क्या होते हैं, ये जो बाल दिखाई दे रहे हैं आपको इस तरह से, इनको क्या कहा जाता है, सिल्क कहा जाता है। यही क्या करते हैं, मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट से जब पॉलन ग्रेन्स स्प्रेड होते हैं तो इसमें क्या हो जाते हैं, कलेक्ट हो जाते हैं। Pollination occurs when pollen from the male tassel falls on the female silk। मेल tassel से जब pollen grains fall होंगे तो वो क्या हो जाते हैं, सिल्क पे fall up होते हैं और यहाँ पे कलेक्ट हो जाते हैं। Corn is most sensitive to water stress during pollination followed by grain filling and वेजिटेटिव ग्रोथ स्टेज। कॉर्न क्या है, वाटर के लिए बहुत ही सेंसिटिव क्रॉप है। वाटर स्ट्रेस ड्यूरिंग वेजिटेटिव ग्रोथ स्टेज रिजल्ट इन रिड्यूस्ड प्लांट हाइट एंड लीफ एरिया एंड लोअर यील्ड पोटेंशियल। तो वाटर स्ट्रेस की कंडीशन अगर होगी तो क्या होता है, वेजिटेटिव ग्रोथ जो होती है इसमें प्लांट जो होता है रिड्यूस्ड हो जाता है, हाइट उसकी कम हो जाएगी और जो लोअर यील्ड पोटेंशियल इसका हो जाता है। मॉइस्चर स्ट्रेस ड्यूरिंग पॉलिनेशन इज़ द मोस्ट क्रिटिकल फॉर रिड्यूसिंग यील्ड पोटेंशियल ऑफ कॉर्न। तो जब पॉलिनेशन के टाइम पे अगर मॉइस्चर स्ट्रेस हो जाता है तो ये क्या है, एक क्रिटिकल कंडीशन है। नेक्स्ट है न्यूट्रिशनल फैक्ट इन मेज़। जो मेज़ होता है उसकी न्यूट्रिशनल वैल्यू बहुत ज़्यादा होती है। इसमें क्या होते हैं, हाई लेवल ऑफ स्टार्च, ऑयल एंड ऑल्सो रिच प्रोटीन्स। It is rich in calcium, potassium, zinc, iron, selenium, manganese and magnesium. It contains good source of dietary sodium and protein. Maize exporter produce good quality of maize. It contains vitamins such as A, C and E. It is very important to human health। तो इसकी जो न्यूट्रिटिव वैल्यूज़ हैं उसके अंदर हमने देखा कि किस तरह से इसमें प्रोटीन्स हैं, विटामिन्स हैं, कैल्शियम, पोटेशियम, सारे कंपोनेंट इसमें पाए जाते हैं। तो ये क्या है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ह्यूमन हेल्थ के लिए। न्यूट्रिटिव वैल्यू एज पर 100 ग्राम ऑफ मेज़ यहाँ पे शो किया गया है। इसमें दिखाया गया है कि कितने ग्राम में कितना अमाउंट जो होता है एनर्जी का पाया जाता है। इसमें कार्बोहाइड्रेट, फैट, प्रोटीन, वाटर, जिंक, फॉस्फोरस, पोटेशियम, विटामिन सी, आयरन और मैग्नीशियम का अमाउंट जो है शो किया गया है। नेक्स्ट है इसका यूज़। इसके यूज़ जो हैं वो वाइडली यूज्ड होते हैं, जैसे ह्यूमन फूड में है, अल्टरनेटिव मेडिसिन्स में है, केमिकल्स, बायोफ्यूल्स हैं, ऑर्नामेंटल एंड अदर यूजेस हैं, फोडर है और कमोडिटी। तो इस तरह से इसके बहुत सारे यूज़ देखे गए हैं। मेज इज़ एक्सटेंसिवली यूज्ड एज फूड फॉर इट्स फीड फॉर लाइफ स्टॉक एंड एज अ रॉ मटीरियल फॉर मैनी इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स। द ग्रेन इज़ ग्राउंड इंटू फ्लोर एंड बेक्ड इंटू चपातीज। तो इसकी क्या बनती है, रोटियां भी बनती हैं। कॉर्न सिरप एंड कॉर्न शुगर फाइंड एक्सटेंसिव यूज इन द मैन्युफैक्चर ऑफ कॉन्फेक्शंस, जैम्स एंड जेलीज। तो जैम, जेली वगैरह बनाने में भी इसका क्या होता है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले होता है। फूड प्रोडक्ट्स लाइक कॉर्न मील, कॉर्न होमनी, ग्रेट एट कॉर्नफ्लेक्स आर मेड फ्रॉम मेज। कॉर्नफ्लेक्स जनरली जिसको बच्चे प्रेफर करते हैं वो भी किससे बन रहा है, मेज से बनता है। फंगस और इंसेक्ट इन्फेक्टेड मेज कैन बी यूज्ड फॉर एनर्जी जनरेशन। अगर इसका जो प्लांट है वो इन्फेक्टेड हो जाता है मेज का, तो उसमें क्या होता है, उसको भी यूज़ किया जा सकता है फॉर एनर्जी जनरेशन। इट इज़ यूज्ड इन द प्रिपरेशन ऑफ पाइज, पडलिंग, सैलड, ड्रेसिंग्स एंड कॉन्फेक्शंस। तो इसके यूज़ हैं ये सारे। मेज स्टार्च ऑल्सो फाइंड यूज इन कॉस्मेटिक्स एज इट इज़ एन इंग्रेडिएंट ऑफ टॉयलेट पाउडर्स। तो इसका कॉस्मेटिक्स में भी काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल होता है। इट इज़ ऑल्सो यूज इन मैन्युफैक्चर ऑफ एस्बेस्टस, सिरेमिक्स, डाइज, प्लास्टिक्स, ऑयल क्लॉथ एंड लिनोलियम। कॉर्न सिरप इज़ यूज इन शो पॉलिश, ग्लीसिन पेपर, रेयन एंड इन टोबैको इंडस्ट्रीज। तो जो मेज़ है, मेज का काफ़ी बहुत सारे फील्ड्स में जो है इम्पॉर्टेंट रोल है। Corn sugar is used in the manufacture of chemicals, leather preparations, dyes and explosives. Maize silk is astringent, diuretic and choleric. Several industrial products like ethyl, butyl and propyl alcohols, acetaldehyde, acetone, glycerol and acetic
citric and lactic acids are obtained from corn by fermentation and distillation। तो कॉर्न को फर्मेंटेट करके डिस्टिल करके काफ़ी सारे क्या होते हैं केमिकल्स जो हैं वो हम फाइंड आउट कर सकते हैं। It is also used in manufacture of soap, varnishes, paints, etc. Sweet corn is consumed at green stage after roasting. Baby corn is used for culinary purposes for making curry, पकौड़ा एंड अदर फूड आइटम्स। तो फूड आइटम्स को बनाने में भी इसका बहुत यूज़ होता है। और कॉर्न जो होता है स्वीट कॉर्न उसको क्या करते हैं ग्रीन स्टेज में भी रोस्ट करके हम यूज़ करते हैं। तो ये इसके कुछ बहुत इंपॉर्टेंट यूजेस थे। यहाँ पे परसेंटेज में इसका इम्पोर्टेंस दिखाया गया है कि एक्सपोर्ट में 18% यूज़ होता है। एथेनॉल जो होता है इससे 13% बनता है। स्वीटनेस जो होता है 7% है। फूड एंड सीड में 13% रोल प्ले होता है। और एनिमल फीड में सबसे ज़्यादा इसका 56% जो है वो यूटिलाइजेशन होता है। सो दीज आर सम फैक्ट्स अबाउट द कॉर्न। अब इस लेक्चर में हमने कॉर्न का ओरिजिन देखा, उसकी बॉटनी देखी, कल्टीवेशन देखा और उसके बहुत सारे इंपॉर्टेंट यूजेस देखे। आई होप कि इस लेक्चर के द्वारा आपने कॉर्न के बारे में काफ़ी कुछ सीखा होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।